दोस्तों, आज की कहानी है रो रो कर माधुरी अचेत हो गई थी। समीप बैठी रोती कलपति माँ ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया और उसे झकझोरने लगी। होश में आ बेटी, एक महिला दौड़कर गिलास में पानी भर कर लाई। कुछ छींटे माधुरी के मुंह पर मारे तो धीरे धीरे उसने आँख खोली। हादसा का ज्ञान होते ही वह फिर विलाप करने लगी थी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। माँ, उन्हें उठाओ ना। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझ पर यह कहर क्यों टूटा? क्यों मुझे उजाड़ डाला? उसे फिर गस आ गया था। आंगन में बैठी मातम पुरसी करने आई सभी महिलाओं की आंखें नम थी। हादसा ही ऐसा हुआ था कि जिसने भी सुना एक बार स्तंभ रह गया। माधुरी का पति विवेक व्यापार के सिलसिले में कार से दूसरे शहर जा रहा था। सामने से अंधी गति से आते ट्रक ने इतनी बुरी तरह से रौंद डाला था कि कार के साथ साथ उसका शरीर भी बुरी तरह छत बिछत हो गया। ट्रक ड्राइवर घबराकर तेजी से वहां से भाग निकलने में सफल हो गया। कहाँ है? अचानक होश में आते ही माधुरी ने चौंकते हुए पूछा। गुड़िया सोई हुई है, बड़ी बहन ने धीरे से कहा। उसे दूध मैंने पिला दिया है। कुछ ना करने की मजबूरी से तड़प रहे थे। बड़ी बहन बम्बई से आई थी। उसका पति व इकलौता 5 वर्षीय बेटा भी साथ था। विवेक की असमय दर्दनाक मृत्यु से पूरा परिवार भीतर तक हिल गया था। माँ बाप अपने सीने पर पत्थर रख बेटी को विदा करते हैं। अगर वही कलेजे का टुकड़ा 2 वर्षों में ही उजड़कर उनकी आंखों के समक्ष आ खड़ा हो तो माँ बाप की करुणिक मनोदशा को सहज ही समझा जा सकता है। पिछले 10 दिनों से रो रो कर उनके आंसू भी सूख चुके थे। बेटी के जीवन में अकस्मात छा गए घटा टोप अंधेरे से वे बुरी तरह विचलित हो गए थे। बेबसी, लाचारी और कुछ ना कर पाने की अपनी मजबूरी से वे स्वयं भीतर ही भीतर तड़प रहे थे। 2 वर्ष पहले ही तो माधुरी दुल्हन बन विदा हुई थी। क्या उसका रंग रूप था और क्या उसमें गुण थे। एक भरी पूरी गुणों और सुंदरता की वह खान थी। रंग रूप ऐसा कि देखने वाले पल भर ठहरने के लिए विवश हो जाए। वह डॉक्टर थी, स्वभाव इतना मृदु कि घर वाले उस पर फक्र करते। कभी गुस्से में तो किसी ने देखा ही नहीं था। अपने स्नेह, प्रेम, विश्वास, अपनापन के लबालब भरे प्यारों से वह विवेक को पूरी तरह संतुष्ट रखे हुए थी। सच कहूँ माधुरी, तुम्हें पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया, अक्सर विवेक कहता रहता। माधुरी मंद मंद मुस्काती तो वह उसे सीने से लगाकर प्रेम की फुहार कर देता। तब वह भी तो तृप्त हो जाती थी। कभी कभार हल्की सी तकरार नोक-झोंक भी होती, लेकिन वह उनके प्रेम में कमी या दरार न बनकर टॉनिक का ही काम करती। एक दिन माधुरी ने कहा था, आज रविंद्रनाथ गृह में रंगोली की प्रदर्शनी लगी है, चलो देख कर आते हैं। अरे भाई, हमें रंगोली से क्या लेना देना, इसके बजाय कोई फिल्म देख आते हैं। रीगल सिनेमा घर में एक बढ़िया अंग्रेजी फिल्म लगी है। विवेक ने टालते हुए कहा, तुम्हें तो मेरी पसंद से मतलब ही नहीं, हर बार अपनी ही मर्जी चलाते हो। माधुरी के स्वर में रोष था। कौन सी मर्जी चलाई है मैंने? क्या पिछली बार तुम्हारी पसंद का नाटक देखने नहीं गए थे? उस दिन भी तुम्हारे कहने से फिल्म का प्रोग्राम रद्द किया था। अच्छा बाबा, बस करो, अब और सूची मत पढ़ो, जो तुम्हारी मर्जी हो करो। विवेक चुपचाप कपड़े बदलकर पलंग पर जा लेटा। शायद कुछ खफा हो गया था। माधुरी भी दूसरी ओर मुंह करके लेट गई।
खाना मेज पर पड़ा पड़ा ठंडा हो गया। आधा घंटा बीत गया था। माधुरी सोच रही थी, झूठा बेईमान मुझसे हमेशा कहता है कि तुम कभी नाराज मत होना। मैं तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा ही सदा देखना चाहता हूँ। तुम्हें छेड़े बिना मुझे तो नींद ही नहीं आती। तुम तो जानती हो मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। अब घंटे भर से मैं इधर मुंह किए पड़ी हूँ तो पूछा तक नहीं कि क्यों नाराज हो, खाना खाया या नहीं। अब कैसे नींद आ रही है मुझे छेड़े बिना। सभी मर्द एक जैसे होते हैं, मतलबी अपने स्वार्थ के लिए। बीवी की तारीफें खुशमदे करते हैं, मिमियाते हैं और काम निकल जाने पर फिर शेर बन जाते हैं। विवेक ने पलट कर देखा, क्या हुआ? मेरा सिर, घंटे भर से उधर मुंह किए बैठे हो और अब पूछ रहे हो क्या हुआ? ना खाना खाया। शेष शब्द हल्की सी रुलाई में खो गए। ओह, तो तुम्हें भूख लगी है? फिर इतनी देर से क्यों नहीं कहा? विवेक ने उसके आंसुओं से भरे चेहरे को चुंबने से सराबोर कर दिया। अब तो खुश हो, कल रंगोली देखने चलेंगे। चलो अब खाना खाते हैं। नाराजगी खत्म। फिर खाना गरम कर दोनों ने खाया। ऐसे ही रूठने मनाने में साल मानो पलों में बीत गया था। गुड़िया के आ जाने से उनके प्रेम की डोर और दृढ़ हो गई। तुम भी अपनी माँ जैसे नकली रूठने मनाने के अभिनय करोगी? कहते हुए वह माधुरी की ओर शरारत से देखता तो वह भी नकली क्रोध से कहती, अच्छा तो मेरी नाराजगी आपको नकली लगती है। ठीक है, अब असली। ना बाबा ना, मैंने तो मजाक किया था। सचमुच रूठने की बात मत करना। सचमुच की नाराजगी तो विवेक ने ही जाहिर कर दी थी। उससे रूठकर कितनी दूर चला गया था। उसने तो कभी स्वप्न में भी इस तरह उजड़ने की कल्पना ना की थी। पिछले 10 दिनों में जब भी माधुरी की चेतना लौटती, यही लगता कि अभी विवेक शरारत से मुस्कुराते हुए सामने आ खड़ा होगा। देखा कैसे बुद्धू बनाया तुम्हें। मैं सचमुच में थोड़े ही मरा था। वह तो झूठ मूठ अभिनय कर रहा था तुम्हें तंग करने के लिए। माधुरी के चेहरे पर हल्की सी राहत और आंखों में चमक मुस्कुराहट देख बड़ी बहन साशंकित हो उठी। क्या हुआ माधुरी दीदी, मैं क्या करूं? कैसे जिंदगी गुजारूंगी उनके बिना? मेरी गुड़िया अनाथ हो गई और इस बिलाप में वह फिर बेसुध हो जाती। माँ, पिताजी, दीदी, जीजाजी, विवेक की माँ, भैया, भाभी देर रात तक बैठते माधुरी के भविष्य के बारे में विचार विमर्श करते। निर्णय का आधार तो बनाना था। गुड़िया को माधुरी की बड़ी बहन को सौंप दिया जाए। उसके एक ही बेटा है। गुड़िया वहाँ भली प्रकार से पल जाएगी। फिर जहाँ जब कोई सुपात्र मिले तो पुनर्विवाह। माधुरी की माँ ने धीरे धीरे संकोच के साथ अपने विचार प्रस्तुत कर दिए। यह कैसे संभव है? विवेक की माँ कुछ तेजी से बोली। फिर गुड़िया के बगैर माधुरी कैसे रह पाएगी? दीदी, जीजाजी अब तक आपस में काफी बातचीत कर चुके थे। दीदी बोली, हम गुड़िया को बाकायदा गोद लेने के लिए तैयार हैं। माधुरी को हम समझा लेंगे। यह तो निश्चित है कि गुड़िया के कारण उनके पुनर्विवाह में अड़चनें आएंगी और यह भी उतना ही सच है कि अपनी ममता को मारने के लिए वह कदापि तैयार नहीं होगी। विवेक के प्रेम की निशानी वह खोना नहीं चाहेगी, पर जीवन में कभी कभी ऐसे निर्णय लेने के लिए विवश होना पड़ता है जिन्हें हमारा मन कहीं गहरे तक स्वीकारने की इजाजत नहीं देता। डबाडब आई आंखों को पल्लू से पोंछते हुए माँ ने कहा,
अगर माधुरी इस निर्णय के लिए तैयार हो तो ठीक है। विवेक की मां के स्वर में निराश थी। लेकिन लोग क्या कहेंगे? समाज द्वारा उठाए गए सवालों, लोगों की चुभती बातों, तानों, उठती उंगलियों, इन सब का सामना अपनी शंका भी जाहिर कर दी उन्होंने। साथ ही यह भी कहा, हमें लोगों की जबानों या नज़रों से अधिक अपनी बेटी के भविष्य की चिंता है। लोग 2 दिन बोलकर चुप हो जाएंगे। माधुरी के सामने उसके भविष्य की भूमिका बांधते हुए माँ ने ही धीरे धीरे झिझकते हुए टुकड़ों में अपनी बात को रखा, परंतु वह सुनते ही बिखर पड़ी। आप लोग मेरी गुड़िया मुझसे छीनना चाहते हैं। पति तो पहले ही साथ छोड़ गए। काफी वक्त लगा था उसे सहज होने में। माँ ने फिर बड़े धैर्य से उसे समझाया था। साथ ही दीदी विवेक की माँ भाभी ने भी अपनी सहमति प्रकट की और पहाड़ सी जिंदगी का हवाला देते हुए निर्णय को स्वीकारने की राय दी। 13वीं के बाद जब गुड़िया को दीदी की गोद में डाला गया तो इस अद्भुत, लाचार व दूरदर्शी फैसले पर जहां घर के सदस्यों की आंखें नम थीं, वहीं समाज में तेजी से कानाफूसी आरंभ हो गई थी। पति व बेटी की जुदाई की दोहरी पीड़ा से व्यथित माधुरी की रोती थकान से बोझिल आंखें पल भर को मुद गई थी और सभी यंत्रणाओं से पल भर के लिए उसने नजात पा ली थी।